हमारे टॉपिक का नाम है हमारा अतीत, जो कक्षा 6 के भाग 3 का पहला अध्याय है। प्रश्न देखते हैं, हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है? तो हमें हमारे ज्ञान भंडार का पता शिलालेख और पुरातन सामग्री से चलता है। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा तत्ववेताओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया? तो पंजाब तथा का जो हड़प्पा क्षेत्र है, इसकी सबसे पहले खोज की गई। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में? तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोडदीजी और चंदोहड़ो, ये 4 स्थल हैं जो पाकिस्तान में हैं। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में? तो भारत के अंदर रोपड़, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा, ये 4 स्थल भारत के अंदर स्थित हैं। वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई? तो वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है, तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक पहाड़ी। सिंधु की माँ किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु की माँ सरस्वती नदी को कहा जाता है। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु के समकालीन जो नदी घाटी सभ्यता वो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की दजला फरात और चीन की वांगहो नदी सभ्यता भी इसके समकालीन है। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, जो 1961 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता की खोज की गई थी। आहट सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो आहट सभ्यता स्थल उदयपुर में है, इसे ताम्रनगरी के नाम से भी जाना जाता है। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर। बालाथल व गिलोन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बालाथल और गिलोन सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है। नोहा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो नोहा सभ्यता भरतपुर के अंदर है, जो एक ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी मिली थी। तो अगर अपना ये प्रश्न है कि ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली, तो भरतपुर की नोहा सभ्यता से मिली। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही में है। पंचमाता सभ्यता स्थल राजसमंद के अंदर है और गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर में है, जो कातली नदी के तट पर विकसित हुई। बेराट सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो बेराट सभ्यता स्थल जयपुर में है, जहाँ पर महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो तरखान वाला जो सभ्यता है वो श्रीगंगानगर से मिली है। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो ईसा से 2500 वर्ष पूर्व मानी गई है, या वर्तमान से 4500 वर्ष पूर्व मानी गई है। अगला हमारा अध्याय है कक्षा 6 के भाग 3 का अध्याय 2, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद से मिलते हैं? तो ये यजुर्वेद से मिलते हैं। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद से मिलते हैं? देवताओं की पूजा के जो मंत्र हैं वो सामवेद से मिलते हैं। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ है? तो भारतीय संगीत का उद्भव भी सामवेद से माना गया है। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? तो ये अथर्ववेद से चिकित्सा विधि का ज्ञान मिलता है। वेद के कितने भाग हैं? तो वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख है? तो कुल 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो वैदिक संस्कृति में मानव के जो आश्रम हैं वो 4 हैं, जिनमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास माना गया है। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को माना जाता था। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? तो आर्यों के जो राजनीतिक जीवन का मूल आधार था वो कुटुंब है। वैदिक संस्कृति के कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कुटुंब का अर्थ है परिवार। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता था? तो ग्राम बनता था। ग्रामों के मिलने से क्या बनता है? तो ग्रामों के मिलने से विश्व बनता है। विश्व का मुखिया कौन होता है? तो विश्व का मुखिया को विश्वपति कहते हैं। विश्व के समूह से किसका निर्माण होता है? तो विश्व के समूह से जन का निर्माण होता है। जन का शासन क्या कहलाता था? तो जन का शासक राजन या जनपति कहलाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।
वैदिक काल में खिल्य भूमि किसे कहा जाता था? तो खिल्य भूमि बंजर भूमि को कहते थे। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो व्यापारी को पणी कहते थे। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? तो ऋग्वेद में निष्क नामक सिक्के के बारे में पता चलता है। वैदिक सभ्यता में व्यवसाय की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? तो वस्तु विनिमय की पद्धति प्रचलन में थी, जिसमें एक व्यक्ति एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदता था। ऋग्वेद के अंदर जो कुछ नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके नाम देखते हैं कि उनका पुराना नाम क्या है और तत्काल में यानी वर्तमान में क्या नाम है। तो कुंभा नामक नदी है, जिसे वर्तमान में काबुल नदी कहते हैं। कुर्मुदा को कुलम कहते हैं। गोमती नदी को गोमल कहते हैं और सुवस्तु नदी को स्वात कहते हैं। इसी क्रम में सिंधु नदी को सिंध नदी कहते हैं। वितस्ता को वर्तमान में झेलम, विपाशा को व्यास, परुशनी को रावी, अस्किरी को चिनाब और शतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है और ध्वस्तस्ती को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अगला चैप्टर हमारा कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 भाग 3 के अंदर पहला प्रश्न है, जनसमूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जनपद कहते थे। बड़े जनपदों में छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? तो बड़े जनपदों के अंदर जब छोटे जनपद मिल गए तो उसे महाजनपद का निर्माण हुआ। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो कुल महाजनपद 16 थे। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की अब राजधानियाँ देखते हैं कि उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। पहला हमारा महाजनपद है और दूसरा राजधानी। तो पहला था अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली और मल की राजधानी कुशीनगर पावा। चेदी है, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी महिषछत्रपुर काम्पिल्य। आगे अपनी जो महाजनपद है उसका नाम मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की मथुरा, अस्म की पोतन, अवंती की उज्जैनी, महिष्मती, कंबोज की राजपुर और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये हमारे 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी है। हर पेपर के अंदर एक न एक राजधानी और महाजनपद का नाम पूछा जाता है। महाभारत काल में किस महाजनपद के पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। इसके अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना जाता है? तो इसे काशी को माना जाता है। रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? तो कौशल को रामायण काल में महाजनपद की राजधानी अयोध्या बताया गया है। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया है? तो श्रावस्ती को बताया गया है। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? तो ये चेदी महाजनपद से इनका संबंध था। सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ? तो ये यादव राजवंश के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का एक अंग था? तो ये गांधार जनपद का अंग है। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजा को गणपति कहते थे महाजनपद काल में। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता है? तो ये मगध साम्राज्य को कहा जाता है। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन थे? तो महत्वपूर्ण अंग थे हाथी। मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी है इसे किसे माना जाता है? तो ग्रीवज को मगध राज्य की प्रथम राजधानी माना गया है। मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया है? ग्रीवज को। आगे देखते हैं, मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है? तो ये अजातशत्रु का शासनकाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? तो नंद वंश है, इसने मगध की सेना के अंदर सर्वाधिक वृद्धि की। नंद वंश के शासक के पतन का मुख्य कारण क्या था? नंद वंश के मुख्य कारण था अतिरिक्त कर लेना। नंद वंश के बाद मगध का राजा कौन बना? तो नंद वंश के बाद मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना। इसके बाद देखते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 कक्षा 6 के भाग 3 का, जिसका नाम है मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, गुप्तकालीन भारत। पहला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल का शासन काल रहा तो ये रहा 4वीं शताब्दी से लेकर 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो आचार्य चाणक्य थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? तो धनानंद का शासन था।
आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर अध्यापन कार्य करते थे। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो चाणक्य की जो प्रसिद्ध रचना थी वो अर्थशास्त्र कहलाती है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया? तो सेल्यूकस ने पराजित किया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका? तो जो सेल्यूकस है वो मगध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वहाँ पर राजदूत के रूप में आया था। मेगास्थनीज की रचना क्या है? तो मेगास्थनीज ने जो रचना की है उसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? तो जैन धर्म के जो भद्र बाबू है उनको अपना गुरु बनाया था, और ये श्रवण बेलगोला में गुरु बनाकर इन्होंने तब का मार्ग अपनाया। बिंदु किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का उसके अभिलेखों में क्या नाम आता है? तो देवाना प्रियदर्शी नाम आता है। अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मौर्य शासक का सम्राट बना। किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया? उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। तो कलिंग युद्ध के अंदर इन्होंने नरसंहार से जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद में इन्होंने कभी भी युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? तो ये प्राकृतिक भाषा में है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या कहलाती है? तो सम्राट अशोक ने अधिकतर जो अभिलेख है उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित है? तो अशोक की जो अच्छी शिक्षाएं हैं उसे धम्म कहते हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई? तो पाटलिपुत्र के अंदर तीसरी संगोष्ठी संपन्न हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल का जो वर्तमान नाम है क्या है, श्रीलंका में किसे भेजा? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। और ये इसके पुत्र और पुत्री थी। महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन प्रदेश किसे भेजा? तो महारक्षित को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में किसे भेजा? तो रक्षित को उत्तरी कनाडा के अंदर भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि जो पेंगू में है किसे भेजा था? तो सोन व उत्तरा को। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? तो कुषाणों का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा। प्रमुख कुषाण शासक कौन था? तो प्रमुख कुषाण शासक कनिष्क था। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त प्रथम था, ये अलग है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ पर कर उसकी स्मृति में अश्व चित्रित सिक्के चलाए? तो समुद्रगुप्त ने अश्व चित्रित सिक्के चलाए। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का मंत्री और लेखक था। किस गुप्त शासक को वीणा वादक का शौक था? तो समुद्रगुप्त को वीणा वादक का भी शौक था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? तो इन्होंने शकों को पराजित किया। किसने अपने विजयी अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाए? तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया। विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन थे? तो विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंख, वेताल, भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वरुरुचि, ये इनके 9 रत्न थे। कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में भारत आया? तो जो फायान है वो भारत के अंदर विक्रमादित्य के समय आया। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को माना गया है? तो गुप्त वंश के शासनकाल को माना गया है। अपना अगला चैप्टर है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे? तो देशी व्यापार के लिए 2 पथ थे, जिनमें पहला है उत्तरा और दूसरा है दक्षिणा पथ। उत्तरा पथ का उल्लेख करो। तो उत्तरा पथ का जो उल्लेख है वो ताम्रलिपि बंगाल से पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर, तक्षशिला, पुष्पकलवती, अफगानिस्तान, काबुल से वो तक का मिलता है, यानी इन क्षेत्रों में इनका उल्लेख मिलता है। अगला हमारा अध्याय है हमारी सांस्कृतिक विरासत।
अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले क्या कहलाते हैं? तो उनको स्तूप कहते हैं। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। भारहूत स्तूप किस के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप क्या कहलाते हैं? तो ये चैत्य कहलाते हैं। भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं विहार कहलाती हैं। चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषताएं ये थी कि इनकी दीवारों पर चित्र और बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं के चित्रण मिलते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बागोरी नदी की घाटी के अंदर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? तो कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्य हैं। 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? तो सबके सब एलोरा चले गए, जिसे स्थानीय भाषा में वेलूर कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ये मौर्य काल से माना जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर हैं? तो ये कुल 4 शेर हैं। अशोक स्तंभ के आधार में कौन से जानवरों का उल्लेख मिलता है? तो बैल का, घोड़ा का, हाथी और शेर का, ये जो 4 जानवर हैं इनका उल्लेख मिलता है। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये गुप्त काल को माना जाता है। अब हम कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखते हैं। विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना पंचतंत्र। ये काफ़ी बार पूछा गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव, ये इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शूद्रक की है मृच कटिकम। अमर सिंह की ने कौन सी की है? अमर कोश। सम्राट हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये इसकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाणभट्ट की है हर्षचरित्र। इलांगरे अधिगल की है शिल्पादिकरम, ये तमिल भाषा में है। शीतलेश सतनार की है मणिमेखलई, ये तमिल भाषा में है। आयुर्वेद का ग्रंथ किसे कहा गया है? तो आयुर्वेद का ग्रंथ कहा गया है चरक को। शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये सुश्रुत संहिता से मिलती है। आर्यभट्ट का संबंध था खगोल विज्ञान से। आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? तो आर्यभट्ट की रचना थी आर्यभट्टीय। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? तो ये भिक्षुओं के लिए नियम संग्रहित हैं इसके अंदर। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित की गई हैं। बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक में क्या संग्रहित है? तो अभिधम पिटक में दर्शन व सांसारिक ज्ञान के जो विषय हैं उनको सम्मिलित किया गया है अभिधम पिटक में। तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है? तो इसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है।